हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी IQ। आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज का इस वीडियो बेसिकली हम MPPSC मेंस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका पेपर 3 होता है। तो उसमें जो मैथ्स का पोर्शन आता है उसको हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास बेसिकली आपके MPPSC मेंस पेपर 3 के पार्ट बी के ऊपर होगी, ओके। तो बिना किसी देरी के हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले, सेशन स्टार्ट करने से पहले, मतलब मैं पहले अपने टॉपिक पर आऊँ उससे पहले आपको थोड़ी बहुत इन्फो मैं आपको दे देना चाहती हूँ कि कैसा क्या पैटर्न इसमें रहता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आती है। इन ब्रीफ में आपको 2 मिनट में बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि आप में से जो भी बच्चे अगर मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है CSET बाय आयुषी मैम। आप इसे फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास की PDF आपको यहीं पर मिल जाएगी, ओके। चलिए, तो आपको एक और जानकारी दे देती हूँ कि जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हमारे MPPSC चैनल में आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि हम आप लोगों के लिए बुनियाद सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें मेंस के जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड ऑल पेपर्स हैं, इसके आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो ये उसी का पार्ट है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो मैथ्स वाला पोर्शन है वो कौन से पेपर पे आता है, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको पता हो, तो आप वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाकर देख सकते हैं, ठीक है। एंड वो बच्चे जिनको नहीं पता है या जिनका फर्स्ट टाइम है तो वो वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, तो देखिएगा, MPPSC मेंस का जो GS पेपर 3 होता है, ओके, उसमें पार्ट A और पार्ट B के फॉर्म में आपको मैथ्स का पोर्शन देखने को मिलता है, जिसमें जो आपका पार्ट A होता है उसमें स्टैटिस्टिक्स, डायग्राम्स, मतलब जो DI वाला पोर्शन होता है, और जो मीन, मोड, मीडियन, ये जो आप पढ़ते हो ये वाला पोर्शन, एंड प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। एंड जो आपका पार्ट B होता है इसमें बेसिक अरिथमेटिक मैथ्स आती है, लाइक रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, एजेस, प्रॉफिट लॉस, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आप प्रीलिम्स में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो, ठीक है। बट प्रीलिम्स में हम किस बेसिस पर पढ़ते हैं कि हमें सिर्फ आंसर लाना है, फिर वो शॉर्टकट मेथड से हो या फिर वो ट्रिक्स टिप्स से हो, हमें राइट आंसर से मतलब होता है, क्योंकि हमारे पास MCQ सामने होते हैं और हमें उसमें से सिलेक्ट करना होता है। बट जो आपका मेंस एग्जामिनेशन है, तो मेंस में ऐसा नहीं करना है कि आपको बिल्कुल बिना कुछ डायरेक्ट आंसर लिख दिया या सिर्फ कैलकुलेशन बॉडी लिख दिया, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन बेसिकली, मतलब ये जो पेपर है बेसिकली आप जब स्कूल कॉलेजेस में जो पेपर देते थे तो वैसे आपको यहाँ पर पेपर देना है। मतलब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपके सामने होगा, उसमें आपको स्पेस दिया होगा और उतने स्पेस में आपको इस सॉल्यूशन को करना है। एंड ईच एंड एवरी स्टेप में आपकी क्या होती है, मार्किंग होती है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने गिवन स्टेटमेंट नहीं लिखा या फिर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा। जैसे हम प्रीलिम्स में जब पेपर देते हैं तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारे दिमाग में होता है, हम वैल्यू पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर में MCQ हम OMR में फिल कर देते हैं। बट ये मेंस में नहीं होता है ना। तो मेंस में आपको प्रॉपर गिवन स्टेटमेंट, फॉर्मूला है कहीं पर तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर आपकी कैलकुलेशन बॉडी, फिर लास्ट में जो आंसर लाइन होती है उसमें ये नहीं कि सिर्फ ANS लिख दिया हमने, ये आंसर है या उत्तर है, आपको आंसर की लाइन की फ्रेमिंग भी करनी होती है। तो प्रॉपर यहाँ पर ईच एंड एवरी स्टेप में आपकी मार्किंग होती है, ठीक है। कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं एक बार आप ये देख लीजिए। तो पहले मतलब क्वेश्चन जब मैं कराऊंगी तो उस पर कुछ भी बोलने से पहले एक बार आप PYQ ज़रूर देख लेना कि कैसे क्या पेपर आता है या क्वेश्चन कैसे क्या लेवल रहता है। एंड डोंट वरी अबाउट इट, हम उससे अपर लेवल का ही यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे अगर पेपर में क्वेश्चन हार्ड लेवल का है तो भी आप कर पाओ। ये नहीं होना चाहिए कि मैम हमने ये छोड़ के आ गए क्योंकि हमने नहीं पढ़ा, हमने ईजी पढ़ा था, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो आगे अगर हम बात करें तो इसके पेपर पैटर्न अगर हम देखें तो आपको 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, एक होगा शॉर्ट आंसर टाइप और एक होगा लॉन्ग आंसर टाइप। अब यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है तो हैं, उनके लिए भी उतना ही स्पेस है जितना आपके मैथ्स के पोर्शन के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई पेपर 3 में अगर कुछ GS का क्वेश्चन भी है तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा, नो। मार्किंग जो होती है आपकी, जैसे वेरी शॉर्ट आंसर आपका 2 से 3 मार्क्स का आता है बस, ठीक है, या तो 2 नंबर का आएगा या तो 3 नंबर का आएगा। एंड अगर हम शॉर्ट आंसर की बात करें तो 5 मार्क्स का आता है वो, तो 5 मार्क्स के हिसाब से वहाँ पे स्पेस आपको गिवन है, आपको उतने स्पेस में उसको कवर करना है, ओके। तो लॉन्ग आंसर टाइप आपका 11 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई मैथ्स का क्वेश्चन आपका 11 मार्क्स का है तो उसके लिए सफिशिएंट स्पेस होगा, आपको पूरा फुल पेज मिलेगा, सेकेंड पेज भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो
MPPSC की वेबसाइट पर जाकर एक बार PYQ उठाकर देखिए कि कैसा क्या स्पेस है, तो आपको और क्लियर हो जाएगी वो चीज़। हालांकि मैं PYQ भी लेकर आई हूँ जिससे आपको टॉपिक का वेटेज और क्या बोलते हैं टफनेस लेवल समझ में आएगा कि कैसे क्या क्वेश्चन MPPSC पूछता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो मैथ्स का वेटेज है, मैंने इसका एनालिसिस भी किया है कि कैसा क्या एनालिसिस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपको सिर्फ अगर हम बात करें MPPSC मेंस की, तो यहाँ पर साल 2021 से, ठीक है, 21, 22, 23 और 24 में आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। 2021 के पहले का वेटेज और पैटर्न थोड़ा अलग है, मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चन अलग है, वेटेज भी अलग है। लेकिन अगर हम इन ईयर्स की बात करें तो आपको भी यही फॉलो करना है, बीते 4-5 साल का ही डेटा उठाना है, बहुत पीछे नहीं जाना है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें मैथ्स के वेटेज की बात करूं तो मैं कौन सा वेटेज बता रही हूँ, पार्ट ए पार्ट बी दोनों को लेकर, है ना। तो आपके रिसेंटली यानी कि जो 2024 का मेंस हुआ है उसमें 30 मार्क्स का आपका मैथ्स का वेटेज रहा है, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी इंक्लूडेड है, ठीक है। मतलब वो स्टैट्स वाला पोर्शन और अरिथमेटिक वाला पोर्शन मिलाकर 30 मार्क्स का देखने को मिला है। साल 2023 में भी आपको 30 मार्क्स का मैथ्स देखने को मिला है, साल 2022 में भी आपको 30 मार्क्स का मैथ्स देखने को मिला है, एंड साल 2021 में आपको 30 मार्क्स का मैथ्स का पोर्शन देखने को मिला है, ठीक है। तो आई थिंक 24 में ना कुछ एक क्वेश्चन कम थे, मतलब 30 शायद ये 26 है, 26 मार्क्स है ये एक्चुअली में, ठीक है, 30 ना होके। तो मतलब वही बात है कि बेसिकली 30 मार्क्स आपको एक वेटेज मानकर चलना है ऑन एन एवरेज कि भाई 30 नंबर की मैथ्स आएगी, तो मुझे 30 के 30 कंफर्म करने हैं। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या होता है ना, अगर आपने की पॉइंट्स नहीं लिखा या फिर कोई की फैक्टर आपने नहीं लिखा तो वहाँ आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, बट ये पोर्शन आपका बहुत स्कोरिंग होता है, क्योंकि अगर आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किया है, सॉल्व किया है, आंसर भी आपका सही आया है, तो अगर 11 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पूरे 11 मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन है तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत स्कोरिंग पोर्शन होता है, तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि मैम हमारी मैथ्स वीक है ना, तो मैथ्स वीक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। MPPSC इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता कि आपसे ना बने, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएं और हम ध्यान ही ना दें इस पे, ये भी आपको नहीं करना है, ओके। एंड कुछ बच्चे होंगे भाई जिनकी मैथ्स ऑलरेडी स्ट्रांग होगी या फिर जो मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे, है ना, अब वो क्वेश्चन देख के ये ना बोले कि मैम इतना ईजी नहीं आता। तो पहले इसीलिए मैं PYQ उठाकर लेकर आई हूँ। आज का जो टॉपिक अगर मुझे कराना है MPPSC मेंस का, तो उसका PYQ ज़रूर देखिए आप, ठीक है, जिससे आपको एक लेवल स्टैंडर्ड समझ में आए कि क्या है कमीशन का स्टैंडर्ड उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, और हम उससे अपर लेवल ही यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर आज की क्लास में आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सिखाऊंगी। अगर आपको आता है तो यू कैन स्किप दैट वीडियो क्लिप, है ना, मतलब आप आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। जैसे स्टेप में आप एक्सपर्ट हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, बट आपको मार्किंग देखनी, अगर वो 11 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 11 नंबर के हिसाब से सॉल्व करना है। आप उसको 11 नंबर के क्वेश्चन को 3 लाइन में सॉल्व नहीं कर सकते, इतना शॉर्ट आपको नहीं जाना है। तो पहले वेटेज देखना है कितने नंबर का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से स्पेस तो गिवन है ही आपको, फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एंड जहाँ फॉर्मूला होगा नीडी वहाँ फॉर्मूला लिखना है, ये नहीं कि हमारे दिमाग में तो हमने फॉर्मूला लिखा नहीं है लेकिन फॉर्मूले पे पुट करने वाली वैल्यू बस लिखी है, तो फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा वहाँ पर। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपने ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सही सॉल्व किया है और आपका सिर्फ आंसर गलत आया है, मान लो आपसे कुछ सिली मिस्टेक हो गई प्लस माइनस की, लास्ट में आपका सिंप्लीफिकेशन गलत हो गया और आपका आंसर गलत आया, तो ऐसा नहीं है कि आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जितनी स्टेप आपकी सही है उतने स्टेप में आपको नंबर डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज की क्लास में बेसिकली मैं आपको पार्ट बी पढ़ाऊंगी, ठीक है। पार्ट बी के ज़्यादा टॉपिक्स हैं, पार्ट ए के कम टॉपिक हैं, तो ऐसा नहीं कि हम पार्ट ए नहीं करेंगे, शुरुआत हम पार्ट बी से करेंगे, ऑलराइट। तो मेंस का पेपर 3 का पार्ट बी का आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। तो इस सिंगल वीडियो में आपको आज की क्लास में प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट यानी कि लाभ हानि और छूट, इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है।
इस टॉपिक से रिलेटेड मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है ये भी बताऊंगी, उसको सॉल्व कितनी स्टेप में करना है ये भी बताऊंगी। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ रहा है, मतलब अगर वो आपसे सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है इस टॉपिक से, तो क्वेश्चन कैसा होगा ये आपको आज पता चल जाएगा। अगर इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा तो उसका टाइप कैसा होगा ये भी आपको पता चल जाएगा। और अगर इससे 11 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा तो वो किस टाइप का होगा या कैसा, कितनी क्या स्टेप्स लिखनी है वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट में एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दूंगी, तो उसको भी आप मतलब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना एंड वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना कि आपका आंसर क्या आया, ठीक है। क्योंकि फिर जब नेक्स्ट क्लास में लूंगी तो उसमें मैं उस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगी कि क्या था। क्लियर? चलिए, तो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट ये आपका प्रीलिम्स में भी देखने को मिलता है, मतलब जब आप सी सेट एग्जामिनेशन देते हो। अब एमपीपीएससी का सी सेट, भाई अगर आपका मैथ्स वीक है तो भी आप पास कर सकते हो। व्हाई? क्योंकि अदर चीज़ें इतनी आती हैं उसमें जिसमें आप सी सेट को आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे अगर हम कॉम्प्रिहेंशन देखें तो अच्छा खासा नंबर का 30 नंबर का तो कॉम्प्रिहेंशन ही आ जाता है, वो पूरे सही है ना। फिर बाकी बीच के कहीं ना कहीं से आप नंबर का जुगाड़ कर लोगे तो आपका प्रीलिम्स तो निकल जाता है। लेकिन मेंस में भी आपके ये टॉपिक्स पीछा नहीं छोड़ते, ये आते ही आते हैं, तो इनको मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। डोंट वरी, अगर आप नॉन मैथ्स के हो तो भी आपके लिए आज की एक ही मतलब इसकी सॉलिड एक ही क्लास मिलेगी आपको प्रॉफिट लॉस की, और उसमें आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। इसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए, तो आपका मेंस आपका अच्छा होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम इसका पीवाईक्यू देख लेते हैं। एमपीपीएससी मेंस का ये पीवाईक्यू का मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया है। ये लिखा आप देख पा रहे होंगे, सेक्शन बी का पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया अरिथमेटिक मैथ्स, और ये साल 2024 में पूछा गया था। एंड इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पहली चीज़ तो ये कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर मेंशन है कि दिस क्वेश्चन कंटेन्स 15 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सब क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पर 15 आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस रहे होंगे, जिसमें मैथ्स का क्या क्वेश्चन आया है वो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलो, तो आंसर ईच क्वेश्चन आइडियली 20 वर्ड्स। अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो 20 वर्ड्स, या फिर स्पेस तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। और अगर मैथ्स है तो कैसे करना है वो हम यहाँ पर सीखेंगे, ओके। तो ये आपको दिख रहा है, अब देखिएगा ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से। तो इसको कैसे करना है ये आप देख लीजिए। पहले तो आप क्वेश्चन का टाइप देख लो, क्वेश्चन का लेवल देख लो कि क्या रहा पेपर में, ठीक है। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में आकर सीधे बोल के चले जाते हैं, अरे मैम इतना इजी नहीं आता, या फिर ये तो उनको आता है। तो अगर आपको कोई चीज़ आती है ना तो फिर आप तो वीडियो देखोगे ही नहीं, ठीक। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तभी आप वीडियो देखने आ रहे हो या फिर आप पढ़ने आ रहे हो किसी एजुकेटर के पास। एक बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से बता रहे हो, है ना। तो कुछ भी बोलने से पहले कि ये लो लेवल है या फिर ये ऐसा नहीं आता वैसा नहीं आता, तो एक बार पीवाईक्यू ज़रूर देखो। तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखो क्या पूछा था उसने, आपको खुद समझ में आ जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा उसने क्वेश्चन पूछा मैं आपको वैसे ही कराऊंगी, उतना ही लेवल नहीं बताऊंगी, उससे अपर लेवल जाएंगे, ओके। चलिए, तो देखिएगा क्वेश्चन ये था कि एक वस्तु की चिन्हित कीमत कितनी है भाई, 840 रुपीज़ है। मतलब किसी आइटम का मार्क्ड प्राइस आपको गिवन है कितना, 840 रुपीज़ या 840 रुपये, एंड इट इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 714, यानी कि उसे अगर 714 रुपये में विक्रय किया जाता है यानी कि बेचा जाता है, तो आपसे बोल रहा है छूट, और छूट प्रतिशत कितना है, मतलब व्हाट्स द डिस्काउंट एंड द परसेंटेज डिस्काउंट या रेट ऑफ डिस्काउंट कितना होगा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन ये है 2 नंबर का है और इतना स्पेस है, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो देखिएगा इसमें आपको क्या चीज़ गिवन है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपके मैथ्स में गिवन स्टेटमेंट, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं दिया गया है या दिया हुआ है ना। तो ये लाइन आप लिखोगे। तो यहाँ पर आप अगर हिंदी मीडियम के हो तो आप लिखोगे कि दिया है या दिया गया है, कॉमा लगाओगे। क्या दिया गया है भाई आपको, अंकित मूल्य गिवन है या चिन्हित मूल्य के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये हो गया आपका अंकित मूल्य, आपको गिवन है कितना, 840 रुपीज़, ठीक है। फिर आपको गिवन है कितना, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपको गिवन है, यहीं पर आप लिख दो क्योंकि आपका स्पेस कम है, तो स्पेस को देखते हुए आपको सॉल्व करना है। ये नहीं कि सारी चीज़ गिवन में ही लिख दी आपने,
विक्रय मूल्य भी आपको गिवन है कितना 714 रुपीज। तो ये हो गया आपका गिवन स्टेटमेंट। आपको डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला आप लगाओगे, सिंस अगर आप हिंदी के हो तो आप लिखोगे छूट इक्वल्स टू क्या होता है भाई, अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये होता है आपका क्या डिस्काउंट का फॉर्मूला, ये हो गया। तो अब आप यहाँ पर डिस्काउंट निकाल लोगे तो अंकित मूल्य आपका कितना है भाई 840 और विक्रय मूल्य आपका कितना है 714। तो ये कितना आ गया आपका, ठीक है। ये जो भी आप इसको एलिमिनेट करोगे तो घटाने के बाद जो आएगा आप उसको यहाँ पर लिखोगे, ठीक। तो ये कितना हो गया आपका 126 रुपीज। अब आपसे क्या बोला है, डिस्काउंट प्रतिशत भी निकालना है। सिंस वी नो दैट छूट प्रतिशत या डिस्काउंट प्रतिशत कितना होता है भाई, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस इनटू 100, ये होता है क्या डिस्काउंट प्रतिशत। तो यहाँ पर आप लिख दोगे, तो डिस्काउंट आपका 126 है, आपने डिवाइड किया कितने से 840 से इनटू 100 और बाहर परसेंटेज का साइन, तो ये कितना आ गया 0 से 0 कटा और इसको आप काट लो 14 के टेबल से, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 15%। तो ये जो 15% आया है यही क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस आंसर को लिखने के लिए लास्ट की एक लाइन आप यहाँ पर लिखोगे कि छूट इक्वल्स टू आंसर, छूट इक्वल्स टू 15 कितना है 126 रुपीज एंड या फिर और छूट प्रतिशत या डिस्काउंट प्रतिशत इक्वल्स टू कितना लिखोगे 15%। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन करोगे, तो इतना आपको स्पेस दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। अब हो सकता है कुछ बच्चे हो भाई जिनको फॉर्मूला नहीं पता हो, तो उनके लिए फॉर्मूला भी मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन कि आपको यहाँ पर सिर्फ डिस्काउंट निकालना था या डिस्काउंट परसेंटेज निकालना था, और ये क्वेश्चन कितने नंबर का था 2 नंबर का था। तो फॉर्मूला नीडी था तो फॉर्मूला लिखा। अब जैसे ये वाली लाइन के नीचे एक लाइन होती है ना, जो आपकी आंसर लाइन बनाती है, तो जनरली कुछ लोग उसमें लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लिख रहे हैं। जैसे अगर इस फॉर्मूले के तुरंत बाद आप यहाँ पर ही लिख देते इस लाइन को, तो ये वाली लाइन आपके इसके अंदर आ जाती, ठीक। तो वो एडजस्टमेंट लाइन का आपको पेपर में लिखते लिखते आ जाएगा, है ना। जितना स्पेस दिया उतने में ही आपको लिखना, इतना तो अंडरस्टूड है, ओके। तो इस तरीके का क्वेश्चन था जो पेपर में आपको देखने को मिला, क्लियर। तो 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे जिसमें कोई एक आधी चीज आपसे पूछी होगी, ओके। फिर ये वाला क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथ्स। चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें, चाहे हम मेंस की बात करें, चाहे हम किसी और एग्जाम को भी देने जा रहे हैं, तो भी ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ओके। तो देखिएगा साल 2023 में इससे 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। और ये क्या क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था कि आपको ही लगेगा यार ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है कि हम इन क्वेश्चन के भरोसे बैठ जाएं कि जब हम भाई 2025 का मेंस देने जाएं तो तब भी हमको इतना ही ईजी मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। आपको थोड़ा हायर लेवल ही पढ़कर चलना है, जिससे इफ एनी केस कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया तो आप उसको कर पाओ, ऐसा ना हो कि हमसे नहीं बना, हम इतना ईजी पढ़ के गए, क्लियर। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कुर्सी का जो बिक्री है वो कितना है भाई 1564 रुपए में, बेचने पर एक दुकानदार को 15% का क्या होता है नुकसान होता है, यानी कि लॉस होता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। अब बताओ ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे क्या, कर लोगे ना। तो देखिए इसमें आपको क्या बोला था, और ये क्वेश्चन कितने नंबर का, अगेन ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का है, तो इतना ही स्पेस है जो आपको पेपर में भी मिलेगा तो आपको इतनी ही स्पेस में इसको करना है। तो सबसे पहले आएगा भाई आपका गिवन स्टेटमेंट। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप गिवन लिखोगे, एंड गिवन में आपको क्या गिवन है भाई, गिवन में आपको गिवन है कि एसपी कितना है आपका, एसपी इक्वल्स टू 1560 रुपीज, ओके। एंड आपको लॉस गिवन है, परसेंटेज लॉस आपको कितना गिवन है 15%। आपको क्या निकालने को बोल रहा है सीपी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो कि सिंस सीपी इक्वल्स टू एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल, ये लगा दिया आपने फॉर्मूला। फिर इस फॉर्मूले के आगे एरो बनाकर ही आप सॉल्व कर सकते हो। एसपी आपका कितना है 1564 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 15 विल बी 85। बस अब आपको कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लेना है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपका क्या होगा
वो आपका क्रय मूल्य होगा यानी कि सीपी होगा। और फिर लास्ट में आप आंसर की लाइन लिखेंगे कि अभीष्ट क्रय मूल्य या फिर अतः क्रय मूल्य, इस तरीके से आप करके लिख सकते हैं कि आपका कितना है, कितना है भाई, जितना भी आएगा इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, अगर वो 2 से 3 नंबर का है तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कैसा क्वेश्चन कैसे करना है, 5 मार्क्स का है तो कैसे करना है, 11 मार्क्स का है तो कैसे करना है। बिफोर आई स्टार्ट द क्लास आप एक बार फॉर्मुलेज देख लीजिए, ठीक है, कि इतना जितना यहाँ पर बोर्ड में लिखा है बस आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में इतना जानने की नीड है, इसके बाहर नहीं होगा कुछ भी ऐसा कि आप ना कर पाओ। क्लियर? तो आपको ये चीज़ अच्छे से करके चलनी है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक फॉर्मुलेज लिखे हुए हैं, देखिएगा, जिनमें प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कभी भी कब होगा, जब आपका एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, राइट। तो एसपी माइनस सीपी से आपका प्रॉफिट निकलेगा। लॉस आपका कभी भी जब होगा तो सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। ऑब्वियसली जब आप कोई चीज़ ज़्यादा में खरीद के लाओगे और कम में बेचोगे तो आपको नुकसान ही होगा ना, लॉस ही होगा, तो ये हो गया आपका लॉस, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, निकालने को आता है, तो भाई जितने का प्रॉफिट हुआ वो सीपी के रिस्पेक्ट में तो हम चेक करेंगे ना, मतलब प्रॉफिट या लॉस इन दोनों का कैलकुलेशन विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, दैट इज सीपी, ठीक। अगर सीपी ही नहीं पता होगा तो हम ये नहीं निकाल सकते कि भाई उसको लॉस हो रहा है या उसको प्रॉफिट हो रहा है, जब तक ये नहीं पता होगा कि वो खरीद के कितने में लाया। सपोज ये पेन है, अगर मैं आपको, जैसे अगर ये मुझे नहीं पता है कि मैं इसको कितने में खरीद के लाई, फिर मैं इसको कितने में भी बेच दूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, है ना। इसलिए प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन हमेशा सीपी पर डिपेंडेंट होता है, आपको ये ध्यान रखना है। एंड जब भी आप परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस निकालोगे तो आपको अपने आंसर में परसेंटेज का साइन भी बनाना है, मतलब ये जो डेटा है ये आपका परसेंटेज में आएगा। तो अगर आपने मान लो कोई क्वेश्चन सही सॉल्व किया, आपने प्रॉफिट परसेंट निकाला लेकिन परसेंटेज का साइन नहीं बनाया, तो आपके वहाँ पे हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर यूनिट हो, चाहे वो रुपीज़ में, करोड़ में, लाख में, या फिर कोई यूनिट इन द टर्म्स ऑफ साइन जैसे परसेंटेज, है ना, तो आपको इनको बनाकर चलना है, इन पे भी मार्किंग होती है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपके 5 से 11 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको SP इक्वल्स टू CP इंटू 100 प्लस तब लगेगा जब प्रॉफिट होगा, 100 माइनस तब लगेगा जब लॉस होगा, डिवाइडेड बाय 100, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आपका 99% या 100% इस फॉर्मूला के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। जो आपके हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे वो यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, ओके। एंड फिर जब हम बात करते हैं भाई डिस्काउंट की, तो प्रीलिम्स में भी ऐसा होता है और मेंस में भी ऐसा देखने को मिलता है कि जनरली प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन ना पूछकर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से पूछता है, मतलब तीनों को मिलाकर पूछता है ना। तो जब भी बात आती है डिस्काउंट की, यानी कि किसी को कोई चीज़ कम करके देना, कभी भी आप किसी शॉप पे जाते हो तो आपकी ये उम्मीद हमेशा रहेगी, मतलब एज अ कस्टमर हर कोई यही चाहेगा कि मैं जिस भी शॉप में जा रहा हूँ यार वो थोड़ा सा ना कम कर दे, है ना, तो मुझे कुछ मतलब मेरे पैसे बच जाएंगे या फिर मैं उन पैसों से कुछ और कर लूँगा या कुछ खरीद लूँगा, व्हाटएवर, है ना। तो डिस्काउंट इज कि एक तो हो गया MRP, जैसे कि इसमें अगर कोई रेट प्रिंट है तो वो हो गया उसका अंकित मूल्य, और हिंदी में एक और टर्म होती है खुदरा मूल्य, ठीक है, एंड चिन्हित मूल्य, ये 2-3 शब्द आपको देखने को मिलेंगे। एंड इंग्लिश में मार्क्ड प्राइस, लिस्टेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, ये 2-3 टर्म देखने को मिलेंगे। तो जब आपको डिस्काउंट दिया जाता है तो वो किस पे दिया जाता है, वो हमेशा प्रिंटेड रेट पे दिया जाता है, मतलब वो MRP पे दिया जाता है ना। और MRP पे आपको डिस्काउंट मिलेगा और ये बेचने वाला जितने में बेच रहा है उसको आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि उसने आपको कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ से आपका डिस्काउंट निकलेगा इन रुपीज़, ओके। और अगर आपको डिस्काउंट का परसेंटेज फाइंड आउट करने को बोलेगा तो डिस्काउंट आपका कैलकुलेट होगा मार्क्ड प्राइस पर। जैसा कि मैंने बताया, अपने मन से वो डिस्काउंट नहीं देगा, पहले वो देखेगा कि लिखा कितना है, उसके बाद वो बोलेगा चलो 100 का है आप 90 दे देना, तो आपको लगता है चलो 10 रुपये बच गए हमारे, तो वो 10 रुपये क्या है, वो डिस्काउंट है। अगर परसेंटेज पूछेगा तो 10 रुपये उसने दिए कितने रुपए में, 100 रुपये में, तो उसको
कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, उसको 10% का डिस्काउंट मिला, इस तरीके से। तो डिस्काउंट का जो परसेंटेज है, मतलब जो रेट है, वो हमेशा परसेंटेज में आएगा, तो यहाँ पर साइन मैंडेटरी है लगाना। क्लियर। एंड ऐसे ही जब मार्क्ड प्राइस आ जाएगा और आपसे एसपी निकालने को बोलेगा, डिस्काउंट भी गिवन होगा, तब आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, एसपी इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस इंटू 100 माइनस डी इंटू 100 माइनस डी डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा भाई, एसपी निकलेगा। एसपी पूछेगा तो अगर एमआरपी गिवन नहीं है, एसपी गिवन है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करना, सारा डेटा यहाँ शिफ्ट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कई बार सक्सेसिव डिस्काउंट वाले या कॉन्सेक्यूटिव डिस्काउंट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो आई होप आपको यहाँ पर बेसिक्स क्लियर हो गया होगा। पीवाईक्यूज देखकर आपको अंदाज लग गया होगा। और मैं आपको बता दूं कि बीते सालों में, अगर मैं प्रीवियसली 4 साल का एनालिसिस आपको बताऊं, क्योंकि इसके पहले का पैटर्न अलग है, उतने पीछे आपको नहीं जाना है। अब जो फॉलो ट्रेंड हो रहा है उसको आगे आपको बढ़ाना है। ठीक है, मतलब आगे एग्जाम की तैयारी इसी बेसिस पर करनी है। तो अगर हम देखें तो इस टॉपिक से 2 साल में क्वेश्चन पूछा गया था, साल 2024 और साल 2023 में, और इन दोनों ही सालों में सिर्फ 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। मतलब यहाँ पर 2024 में 2 मार्क्स का था और 2023 में 3 मार्क्स का था। मतलब वही वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन इसमें आए थे। इस टॉपिक से शॉर्ट आंसर यानी कि 5 मार्क्स और 11 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया है, बट आज की क्लास में हम उसको भी करेंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए जब आप पेपर देने जाओ। ठीक है, तो आपको हर टॉपिक का क्या करके चलना है भाई, तीनों कैटेगरी के क्वेश्चन आपको ध्यान रख के चलने हैं कि ऐसा आ जाए तो ऐसा करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देखिएगा। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कितने नंबर का है भाई, तो ये क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का, यानी कि ये वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑब्टेन्ड व्हेन एन आइटम इज सोल्ड एट 7% प्रॉफिट एंड 6% लॉस इज ₹104। तो फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम। मतलब आपको ये बताना है कि अगर किसी वस्तु को 7% के लाभ पर और 6% के हानि पर अगर हम बेचें, तो प्राप्त विक्रय मूल्यों का जो अंतर है ना, वो अगर 104 रुपये है, तो बताइए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना रहा होगा। देखिए, अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे भाई क्या करेंगे, उन लोग क्या करके आते हैं, प्रीलिम्स में शॉर्टकट्स पढ़कर आते हैं जल्दी सॉल्व करने के लिए, है ना। तो वो नहीं करना है यहाँ पर हमको। प्रॉपर आपको फॉर्मूला, गिवन स्टेटमेंट, कैलकुलेशन बॉडी, आंसर बॉडी, इस तरीके से आपको करनी है। ओके, तो ऑलमोस्ट आपको इतना ही स्पेस मिलेगा यहाँ पर। 3 से 4 लाइन आपको मिलती हैं जब आप वेरी शॉर्ट आंसर को देखते हो। 3 से 4 लाइन आपको दिखेंगी। ठीक है, तो आपको पहला स्टेटमेंट आपका क्या जाएगा भाई, पहला स्टेटमेंट आपका जाएगा गिवन वाला स्टेटमेंट। तो आपको क्या गिवन है, आप ये देखेंगे कि आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है कितना भाई, 7% का प्रॉफिट है, एंड आपको लॉस परसेंट भी गिवन है कितना, ये आपको गिवन है 6% का लॉस, है ना। एंड आपको विक्रय मूल्यों का अंतर गिवन है ना। तो आपको अंतर कितना गिवन है, और आपको विक्रय मूल्यों का अंतर, या फिर आप सिर्फ अंतर भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम, कि आपके पास कितना टाइम है पेपर में, उस हिसाब से आपका अंतर गिवन है 104 रुपये। ये हो गई आपकी पहली लाइन जिस पे आपका दिया गया है या गिवन स्टेटमेंट आएगा। अब आपके यहाँ से फॉर्मूला, देन कैलकुलेशन बॉडी, देन आंसर लाइन के लिए 3 लाइन बचती है ना। तो देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल, आपको सीपी नहीं पता तो आप मान लो, अगर आप हिंदी के हो तो आप लिख लो कि माना जो क्रय मूल्य है, ठीक है, माना जो क्रय मूल्य है वो कितना है भाई, x है। हमने ये मान लिया, ठीक, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर आप लिखोगे प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला भाई, उसने बोला 7% प्रॉफिट और 6% हानि पर बेचने पर। तो मतलब एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस हो तो दोनों का आप क्या ले लो, डिफरेंस ले लो परसेंटेज में, क्योंकि अमाउंट में हमको गिवन है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा प्रश्नानुसार। आप यहाँ पर लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि x का 7% प्रॉफिट मतलब 100 + 7 / 100, ठीक, माइनस x का
6% लॉस, मतलब 106 डिवाइडेड बाय 100, इस तरीके से ये कितने के बराबर है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये 104 रुपये के बराबर है। तो बस अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है और x ही आपका क्या है? x आपका क्रय मूल्य है, जो कि आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ना। तो अब आप देख लीजिए ये कितना हो गया 107x और ये हो गया 106x, है ना। तो जब आपने नीचे 100 है तो एलसीएम आएगा आपका 100, ऊपर आपका क्या बचेगा भाई? ऊपर आप सॉरी मैंने ये 96 100 और 106 को जोड़ दिया, ये कितना हो जाएगा आपका? क्योंकि ये लॉस है तो ये क्या होगा यहाँ पर घट जाएगा, तो दिस विल बी 94/100। ओके, बाय मिस्टेक वहाँ पे मैंने जोड़ दिया था। नाउ अब आप इन दोनों का अंतर लो, तो अंतर कितना आएगा इन दोनों का? तो आप ये पाएंगे कि अंतर आएगा भाई आपका 13x डिवाइडेड बाय 100, है ना। या फिर अगर आपके पास लाइन देखो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, अब 4 ही लाइन बची है हमारे पास, है ना। तो या तो आप इस लाइन को यहीं पर बाजू में एरो करके आप लिख सकते हो, मतलब ये आपके ऊपर है भाई कि पहली चीज़ आपकी राइटिंग कैसी क्या है ना। बहुत बड़ी राइटिंग है क्या बहुत छोटी राइटिंग है, तो राइटिंग पे भी आपकी लाइंस वेरी करेंगी कि आप कैसे क्या लिख रहे हो। ओके, तो आप यहीं पर इसको आगे बढ़ा लो, क्योंकि पेज तो आपका पूरा इधर तक रहेगा, है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप यहाँ पर 107 और 94 का अंतर कितना हो गया भाई? 13x। तो आप इसको लिख सकते हो 13x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 104। अब देखिएगा 13 से 104 आपका कट जाएगा तो कितना आएगा? आपका यहाँ पर आएगा भाई x इक्वल्स टू 800। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 800। आप काट के भी बता सकते हो और अगर आप नहीं काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि काटना है तो ऐसे काटना है कि वो शीट गंदी ना हो, नहीं तो किच वहाँ नहीं करना है ना। तो ये हो गया आपका x इक्वल्स टू 800। तो x क्या था आपका? क्रय मूल्य। तो आपकी आंसर की लाइन क्या बनेगी? आपकी आंसर की लाइन बनेगी कि क्रय मूल्य इक्वल्स टू, क्रय मूल्य कितना है भाई? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो आप लिखोगे वस्तु का क्रय मूल्य। क्वेश्चन से ही लाइन आप कॉपी कर दीजिएगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 800 रुपये है। ठीक, ये हो गया आपके आंसर के लिए खत्म। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का आपको पेपर में देखने को मिलेगा। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो फिर तो बहुत ही इजी है, नहीं है तो भी डरने की बात नहीं है, आप हमसे जुड़े तो रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इन टॉपिक्स पर ऑलरेडी डीप में अगर पढ़ना तो और वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, बट मेंस ओरिएंटेड हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो उस हिसाब से वेटेज आप देखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन जिसको मैंने 3 मार्क्स के अंदर रखा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जो कि आपके 2 नंबर का है, क्योंकि ऐसा ही हुआ है प्रीवियसली भी 23-24 में, एक 2 नंबर का एक 3 नंबर का, तो 2 से 3 नंबर का ही पूछा जाएगा वेरी शॉर्ट में, इससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। नाउ अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए दिस क्वेश्चन इज कि 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% डिस्काउंट के बाद 6400 रुपीज़ में खरीदा गया, है ना। तो प्रत्येक वस्तु की आपको क्या बतानी है? प्रत्येक वस्तु की आपको कीमत बतानी है कि कितनी होगी। ठीक, तो सबसे पहले आपका क्या जाएगा? हिंदी वाले हैं तो आप हिंदी में लिखेंगे दिया हुआ है या दिया गया है। क्या दिया गया है भाई? डिस्काउंट कितना है भाई? आपको डिस्काउंट है, डिस्काउंट प्रतिशत आपको गिवन है कितना? 20%। ओके, एंड आपको सीपी कितना गिवन है भाई? सीपी आपको गिवन है 6400 रुपीज़। ओके, तो बस 20 वस्तुओं का एक बॉक्स है, ये लिखने की नीड नहीं है, की पॉइंट आप लिख दो। नाउ अब आपकी कैलकुलेशन शुरू होती है, तो एक लाइन तो हो गई आपकी ये जिस पे आपने गिवन स्टेटमेंट लिखा। दूसरी लाइन पे आप क्या लिखोगे कि अब आपको हर एक वस्तु की कीमत बतानी है ना। तो आप क्या यहाँ पर लिखेंगे? एक वस्तु का मूल्य आप निकाल लो पहले, एक वस्तु का मूल्य, या फिर इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे, प्राइस ऑफ एन आइटम या प्राइस ऑफ वन आइटम, इस तरीके से कितना हो जाएगा? 6400 आपका क्या है? टोटल सीपी है, उसमें कितने आइटम्स का बॉक्स है? वो 20 आइटम्स का बॉक्स है, तो 20 से आप डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि एक आइटम की कीमत कितनी होगी, है ना। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो गया? 320। मतलब एक आइटम की कीमत या एक बॉक्स की कीमत कितनी हो गई? 320 रुपये। हमसे क्या बोला है कि प्रत्येक वस्तु की कीमत बताइए, तो प्रत्येक वस्तु की कीमत बताना मतलब
उसका MRP बताने की बात कर रहा है वो, है ना। तो उसका प्रिंटेड प्राइस कितना था, ठीक है। तो तीसरी लाइन पे आप यहाँ पर क्या लिख दोगे कि एक वस्तु का आपको अंकित मूल्य बताना है। प्रत्येक वस्तु का मतलब एक वस्तु के हिसाब से आप निकाल लोगे। तो एक वस्तु का जो आपका अंकित मूल्य है, ठीक है, या फिर आप लिखोगे इंग्लिश में प्राइस ऑफ एन आइटम या फिर MRP ऑफ एन आइटम इक्वल्स टू, है ना। देखो अब बोर्ड में मैं दोनों लैंग्वेज में नहीं लिख सकती, तो या तो मैं इंग्लिश में लिखूंगी हिंदी में बोलूंगी, या हिंदी में लिखूंगी इंग्लिश में बताते चलूंगी। तो कोई भी एक लैंग्वेज में प्रेफर करूंगी। आप जिस भी मीडियम के हैं, अगर आप इंग्लिश के हैं तो मैं बोल भी रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इंग्लिश में है तो इस तरीके से लिखना है ना। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं दोनों लैंग्वेज यहाँ पर सॉल्व करने में लूंगी। थ्योरेटिकल की बात अलग होती है कि हम अपनी स्लाइड में वो दोनों लैंग्वेज में लिख दिए और आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, है ना। बट मैथ्स में इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मुझे ऑन द स्पॉट उसको सॉल्व करना है। तो मैं कोई एक लैंग्वेज यहाँ पर सॉल्व करने में ले सकती हूँ। और अगर मैंने ऐसा किया एक लाइन इंग्लिश एक लाइन हिंदी, तो कई बच्चे होंगे जो जिस तरीके से देखते हैं उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करके आते हैं, तो फिर वो गलत हो जाएगा। जिस मीडियम से फॉर्म भरा है आप उस मीडियम की लैंग्वेज को पेपर में यूज़ कीजिएगा, ओके। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य आपको निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हो फॉर्मूला की, है ना, कि अगर आपको क्या निकालना है। देखिए यहाँ पर ना एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो CP लिखा है ना कि इतने में खरीदा गया, तो CP फॉर्मूले में नहीं दिखता है। जब हम MRP वाले फॉर्मूले में SP देखते हैं, यहाँ पर देखो मैंने आपको समझाया हुआ है, जब हम यहाँ पर MRP के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो यहाँ पर SP लिखा है, लेकिन अभी क्वेश्चन में यहाँ पर हम CP यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि खरीदने वाले के लिए वो चीज़ कॉस्ट प्राइस है और बेचने वाले के लिए वो चीज़ सेलिंग प्राइस है। शॉपकीपर उसको बेच रहा है उतने ही पैसे में जितने पैसे में सामने वालों से खरीद रहा है। अगर तो पैसे तो उसको पास आ रहे, एक के पास से जा रहे हैं, तो खरीदने वाले के लिए CP, बेचने वाले के लिए SP। तो फॉर्मूले में यहाँ पर CP भी अगर मैं लिख के सॉल्व कर रही हूँ, अगर क्वेश्चन में CP के फॉर्म में मेंशन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम फॉर्मूले में SP था, CP कहाँ से आ गया। ओके नाउ, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला चला जाएगा, क्या चला जाएगा कि क्रय मूल्य इंटू 100, एक वस्तु का क्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस छूट प्रतिशत, जितना भी आपको दिया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक वस्तु का क्रय मूल्य आपने कितना निकाला 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20% कितना हो गया भाई आपका 80%, ठीक है। तो इसको अब आप सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो गया 8 1 8 8 4 32, यानी कि ये हो गया आपका 400। इस तरीके से आप इसको हाईलाइट कर दीजिएगा बॉक्स बनाकर। नाउ 3 से 4 लाइन ही आपको गिवन होंगी, तो अब लास्ट लाइन हो जाएगी आपकी उत्तर की, यानी कि आंसर की। तो इंग्लिश वाले हैं तो आप लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इज 400 रुपीज़, और अगर आप हिंदी वाले हैं तो आप हिंदी की लास्ट लाइन उठाकर क्वेश्चन से कॉपी कर देना कि प्रत्येक वस्तु की कीमत कितनी है भाई, प्रत्येक वस्तु की कीमत कितनी है। तो प्रत्येक वस्तु की कीमत जस्ट अभी हमने निकाला कितनी है 400 रुपीज़, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 400 रुपीज़ है, बस बात खत्म। तो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके 2 से 3 नंबर के देखने को मिल सकते हैं, ठीक। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो आपके वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन हैं वो 2 से 3 नंबर के होंगे, 3 से 4 लाइन आपको गिवन होंगी। आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन लिखा होगा, उसके लिए स्पेस उसी में बना होगा, अलग से शीट नहीं मिलेगी। एंड वन मोर थिंग, जो कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम रफ वर्क करने के लिए जगह, क्या हम जो हमको स्पेस मिला है क्या हम साइड में वहाँ पर ऐसे लाइन खींच के रफ वर्क कर सकते हैं क्या? तो नहीं, रफ वर्क करने के लिए पीछे जगह होती है, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आप रफ करो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लिमिटेड है, इसमें भी रफ में करने लगा रफ काम, तो फिर क्या करोगे, फेयर कहाँ से करोगे। ओके तो रफ के लिए अलग स्पेस रहता है शीट में पीछे, वहाँ जाके रफ कर लो। शीट आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, एकदम ऐसा हौच पौच नहीं होना चाहिए, इतना कंजस्टेड नहीं लिखना है कि रीड करने वाले या चेक करने वाले को दिक्कत हो, है ना। आपको ये मानकर चलना है कि जो चेक करने वाला है उसको कुछ नहीं आता है, तो उसको एक एक लाइन आपको समझानी है। अगर आप कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन को लिख रहे हो तो पूरी की पॉइंट्स लिखनी है, ऐसा नहीं कि ये तो वो समझ ही जाएगा ना, उसको तो पता होगा भाई, उसको सब पता है, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि आपको पता है कि नहीं। तो आपको ऐसा ही, आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये लिखने की क्या ज़रूरत है,
दिया गया है लिखने की क्या ज़रूरत है, दिस इज़ द स्टेप, ठीक, मैंडेटरी है, तो इतना पोर्शन है, आपको इतना तो करना पड़ेगा। अगर आपने ये सब नहीं लिखा मान लो और सिर्फ इतना करके आ गए, जैसा कि आप प्रीलिम्स में जब करते हो तो आप सिर्फ ये कैलकुलेट करते हो, ये मन ही मन कैलकुलेट कर लेते हो, तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे पूरे आपको, है ना। 2 का है तो 1 ही नंबर देगा वो, और हर एक नंबर की कीमत है पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ये क्वेश्चन देखिएगा, अ साड़ी इज सोल्ड फॉर 5871 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 5%, तो फाइंड इट्स मार्क्ड प्राइस। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसका मार्क्ड प्राइस क्या होगा। ओके, मतलब एक साड़ी जो है उसको क्या किया जा रहा है भाई, 5% के डिस्काउंट के बाद इतने रुपए में बेचा जा रहा है, तो उसका एमआरपी बताओ। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, इसको आप सॉल्व करना। आप चाहो तो आप सॉल्व करके मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी भेज सकते हो फोटो खींच के, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल है C-SET बाय आयुषी मैम, तो मैं और चेक कर लूँगी कि आपने स्टेप्स वगैरह सही से लिखा है कि नहीं, ठीक। और अगर आप श्योर हो भाई कि आपको नहीं भेजना है, आपको पता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आप ही की सहूलियत के लिए बोल रही हूँ कि जो क्वेश्चन अगर मैं होमवर्क पे दे रही हूँ तो या उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, इससे मुझे समझ में आएगा कि हाँ ये क्लास इंटरेक्टिव है आपके लिए, आप लोग इसको लिटरली सॉल्व कर रहे हो अगर कुछ आपको दिया जा रहा है तो, ठीक है। चलो नाउ एक और क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। मतलब ये जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वाले हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क पे दिए अभी, है ना। इस पे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिस्काउंट इन परसेंटेज, मतलब आपको प्रतिशत डिस्काउंट या रेट ऑफ डिस्काउंट यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। इफ अ बुक मार्क्ड एट ₹90 इज सोल्ड इज फॉर ₹76, मतलब आपको यहाँ पर ये बताना है कि यदि 90 रुपये में अंकित मूल्य की एक किताब 76 रुपये में बेची जाती है तो डिस्काउंट प्रतिशत क्या होगा। इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, मैं देखूंगी कमेंट क्या आपने किया कि नहीं किया। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखिएगा, ये आपका 3 नंबर का पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट में, 2 से 3 मार्क्स का। दिस क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है एंड जिस हिसाब से लेवल है उससे तो हम हटके ही क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका ऊपर नीचे हो तो भाई आपसे बन जाए। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 32 आइटम्स इज इक्वल टू द परचेसिंग प्राइस ऑफ 38 आइटम्स। मतलब ये कि 32 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए कितना होगा, ठीक। तो पहली लाइन आपकी जाएगी भाई गिवन स्टेटमेंट, ठीक, ये आप लिख लोगे, ठीक। दूसरी लाइन आपकी क्या जाएगी, दूसरी लाइन आपकी जाएगी कि प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 32 वस्तुओं का आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार करके, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 32 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है भाई, 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमने ये बना दिया। अब इसको आप क्या करोगे, अब आपकी जो थर्ड लाइन है अब आप यहाँ से सॉल्व करना शुरू करोगे। आप इसको लिख सकते हो 32, मतलब इंग्लिश में हो तो आप यहाँ पर SP लिखोगे, यहाँ पे CP लिखोगे, है ना। तो यहाँ से आप रेशियो निकाल लो, विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 38 डिवाइडेड बाय 32, ठीक। तो ये जिसके सामने लिखा ये उसकी वैल्यू हो गई। ये एरो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, आपको वहाँ जाके एरो नहीं बना देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, यह होगा आपका क्रय मूल्य। अब आपसे क्या बोला है, प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखो ऑब्वियसली SP इज ग्रेटर देन CP, है ना, तो लाभ कितना हो जाएगा, अतः लाभ बराबर कितना होता है भाई, लाभ कितना हो जाएगा आपका, लाभ कितना हो जाएगा 38 माइनस 32, यानी कि 6 रुपीज़ का आपको क्या हो जाएगा लाभ। तो 1 2 3 लास्ट लाइन में आप क्या करोगे, प्रतिशत लाभ निकालोगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे
ठीक, हिंदी वाले हिंदी में लाभ बटे क्रय मूल्य और इंग्लिश वाले इंग्लिश में प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 और ब्रैकेट के बाहर प्रतिशत का साइन, ये इस तरीके से। तो अब आप क्या करोगे, लाभ कितने का आया आपका 6 रुपीज़ का, प्रॉफिट सीपी कितना है आपका 32 और ये हो गया इंटू 100। अच्छा एक मिनट यार, इसने सिर्फ परसेंटेज प्रॉफिट, हाँ परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो ये हो गया बस। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना, इसी लाइन पर आगे आप चले जाना, तो आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। और फिर जो आपकी लास्ट लाइन बचती है वो आधी बंद सी लास्ट लाइन होती है, तो आप उस पर आंसर की लाइन लिख सकते हो। एंड अपने हिसाब से देखकर कि अगर एक आध स्टेप आगे जा रही है तो आप किसी न किसी लाइन को आगे एरो बनाकर उसी लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया भाई आपका यहाँ पर आंसर। होप सो आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर हो रही हों, ठीक। जैसे अगर आपको पता है कि यार ये 3 मार्क्स का पूछा है लेकिन ये 3 लाइन में सफिशिएंट नहीं है, अगर मैं गिवन की लाइन लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ तो तब के सेंस में आप गिवन को थोड़ा छोटा लिखो और यहीं से प्रश्नानुसार कॉमा करके या सेमीकोलन लगा के आप स्टार्ट कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, देख लेना कैसा क्या स्पेस है उस हिसाब से, है ना। बाकी आपके लाइंस वाइज मैं आपको यहाँ पर आपको बताती चल रही हूँ कि 3 से 4 लाइन में आपको आंसर देना है 2 से 3 मार्क्स का। एंड डोंट वरी, मैं तो यहाँ पर थोड़ा लेवल बढ़ाकर बता रही हूँ, ईजी ही आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का। तो वही 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स के हिसाब से लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अब ये आपके 5 से 6 लाइन में जाएगा, ठीक, या 4 से 5 लाइन में या 5 से 6 लाइन में आपको इसको खत्म करना है। इतना आपको ध्यान देके चलना है, जिसमें आपकी पहली लाइन अगेन गिवन वाली लाइन होगी। बट पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। एंड द क्वेश्चन इज कि एक पायदान को 72 रुपये में बेचने पर किसी बढ़ई को 10% की क्या होती है, हानि होती है। तो अगर वो इसे 96 रुपीज़ में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ये पूछ रहा है वो आपसे। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहली लाइन आप क्या करेंगे, गिवन की लिखेंगे। तो ये हो गई आपकी गिवन की लाइन, ठीक। क्वेश्चन आपके सामने, आप लिख सकते हैं। नाउ दूसरी लाइन में आप क्या लिखेंगे कि आपसे यहाँ पर क्या बोला है भाई, आपसे बोला है कि अगर हम उसको 72 रुपीज़ में बेचें तो 10% की हानि होती है। तो 96 रुपीज़ में अगर हम बेच रहे हैं तो कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस होगा, आपको ये बताना है ना। तो सबसे पहले तो ये देखो कि 72 रुपीज़ में बेच रहे हैं, 10% की हानि है, तो इस बेसिस पर सीपी कितना है, क्योंकि जब तक सीपी नहीं पता होगा तो फर्दर 96 को कंपेयर किससे करने जाओगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ये पता लगाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीपी पता होना चाहिए। तो शुरू के 2 केसेस के बेसिस पर हम सीपी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीपी निकाल सकते हो कि सिंस सीपी इक्वल्स टू क्या होता है भाई, आपका होता है एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस यहाँ पर एल हम लेंगे क्योंकि लॉस हो रहा है। प्रॉफिट होता तो 100 प्लस पी को हम यहाँ पर लेते, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको आप यहीं पर ले लो। एसपी कितना है भाई आपका, एसपी बोल रहे कि 72 रुपीज़ का है, तो 72 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल, 100 माइनस एल मतलब 90 रुपीज़। ओके, इसको आप यहीं आगे सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, 9 से 8 टाइम्स में क्या कट गया हमारा 72। तो ये 80 रुपीज़ क्या हो गया आपका, 80 रुपीज़ हो गया आपका कौन, ये हो गया आपका सीपी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नाउ अब आप देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला, विक्रय मूल्य अगर 96 हो, मतलब पुनः या अगेन एसपी इक्वल्स टू 96 रुपीज़, ठीक। अगेन एसपी इक्वल्स टू 96 रुपीज़ लेने पर तब आपका तब के केस में पूछ रहे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। तो तब देखिए 96 रुपीज़ में बेच रहे हैं, है ना, और 80 रुपीज़ क्या है भाई आपका, 80 रुपीज़ का क्या है सीपी है। तो अब आप खुद देखो, ज़्यादा में बेच रहे हैं कम में खरीद रहे हैं, है ना। तो 96 में बेचा और 80 में खरीदा तो क्या हुआ,
कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा तो क्या हो गया, लाभ हो गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या लिखोगे, सिंस SP इज ग्रेटर देन CP, इसीलिए क्या होगा भाई, प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट होगा भाई SP माइनस CP। तो SP माइनस CP मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ, 96 माइनस 80, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 96 में से आप 80 घटा दो, ठीक है। कितने का हो गया प्रॉफिट आपका, 16 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। नाउ फिर आप यहाँ पर लिखोगे, इसीलिए प्रॉफिट परसेंट होगा अकॉर्डिंग टू, क्योंकि उसने तो हमसे अथवा लिखा है, ये तो आपको ही बताना पड़ेगा है कि नहीं प्रॉफिट, तो वो हमें दिख रहा है कि है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा आपका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100 और ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज का साइन। तो बस प्रॉफिट हो गया आपका 16 रुपीज़ का, CP आपका कितना है भाई, CP आपका कितना है, कहाँ गया CP आपका 80 रुपीज़ इंटू 100। होप सो आपको यहाँ पर दिख रहा हो, नहीं भी दिख रहा होगा तो वो टिकर जब रिमूव होगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, तो 16 से 80 कट गया 5 टाइम्स में, 5 से 100 कट गया 20 टाइम्स में, तो 20% क्या हो गया आपका, 20% हो गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये हो गई 1 2 3 4 5, ठीक। तो यही 4 से 5 या 5 से 6 लाइन होंगी, ठीक, 5 से 6 लाइन होंगी या 4 से 5 लाइन होंगी जिसमें आपको करना रहेगा, क्योंकि 3 से 4 लाइन में तो वेरी शॉर्ट है, तो 5 से 6 लाइन अप्रॉक्स आपको 5 नंबर के लिए मिलेंगी। तो यहाँ एक और लाइन होगी बट बोर्ड में जगह नहीं है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रखने के बाद स्पेस नहीं बचता सॉल्व करने का उतना। तो लास्ट की लाइन आपकी क्या जाएगी भाई, लास्ट की लाइन आपकी आंसर की फ्रेमिंग की जाएगी, जो कि आप क्वेश्चन से कॉपी करोगे कि भाई 96 रुपीज़ में पायदान को बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। हिंदी वाले, इंग्लिश वाले ये वाली लाइन लिखेंगे कि 20% प्रॉफिट, ये लिखा लास्ट लाइन, 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग द डोरमेट फॉर ₹96, ठीक है, इस तरीके से। तो जहाँ पे व्हाट, व्हेन, व्हाई ये क्वेश्चन होंगे वहाँ पे आंसर वाला वर्ड लिख के बाकी कॉपी पेस्ट आप कर देना, क्लियर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को लेकर चलना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर 5 नंबर का आएगा तो आपको इस तरीके से करना है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए है, ये भी आपसे 5 मार्क्स के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ईच एंड एवरी स्टेप में आपकी मार्किंग है, मतलब जब आपकी कॉपी चेक होगी ना, तो आपकी कॉपी चेक करते वक्त वो क्या करेगा, वो गिवन लाइन देखेगा, यहाँ नंबर देगा, फिर आपके फॉर्मूला देखेगा, यहाँ नंबर देगा, ठीक, फिर आपको फिर एक लाइन, फिर यहाँ लाइन, तो ऐसे लाइन बाय लाइन कॉपी चेक होगी, हर एक लाइन पे नंबर है। ऐसे ही 5 नंबर या 11 नंबर पे नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे होगा। नाउ दिस क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। अगेन आप इसको प्रैक्टिस करना स्टेप बाय स्टेप लिखकर, ये नहीं कि शॉर्ट में कर लिया और समझ गए, क्योंकि देखो भाई यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलते हैं 4 ऑप्शन कि भाई मैथ्स है तो हम ऑप्शन दे दें, ऐसा नहीं होगा। तो आपको पता नहीं होता कि वो सही है कि गलत, तो थोड़ा एक्यूरेसी मेंटेन करना और अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ आप सही कर रहे हो। तो ये हो गया आपका होमवर्क। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 22% का डिस्काउंट देने के बाद भी 17% का लाभ कमाने के लिए किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है, ओके, वो उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, ओके। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट परसेंट भी है, प्रॉफिट परसेंट भी है, और क्या है, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि कितना प्राइस हम इसमें ऐड करें कि हमें इतने का प्रॉफिट हो, राइट। ये वो आपसे बोल रहे हैं। तो कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले तो भाई आप लिखोगे आपका क्या सो कॉल्ड गिवन स्टेटमेंट। तो ये हो गया आपका गिवन स्टेटमेंट। अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है ना, अगर क्वेश्चन
5 नंबर का है तो डोंट वरी, उसमें सफिशिएंट स्पेस होगा 5 नंबर लायक, ठीक है। बट अपनी राइटिंग पे थोड़ा वो करना, नहीं तो पता लगा एकदम खचड़ा राइटिंग हो, बहुत बड़े बड़े अक्षर डिजिट बन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। चलिए तो ये हो गई आपकी गिवन स्टेटमेंट, ठीक। फिर दूसरी लाइन आपकी होगी क्या, दूसरी लाइन आपकी क्या होगी भाई, 22% डिस्काउंट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना होना चाहिए। अब आप यहाँ पर मानने वाली लाइन लगाओगे, यानी कि एज्यूम करने वाली लाइन, कि भाई हमने मान लिए कि माना जो क्रय मूल्य है वो कितना है, माना क्रय मूल्य 100 रुपीज़ है, ठीक। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, और जो अंकित मूल्य है, और अंकित मूल्य ये माने के चल रहा है हमारा, है ना, माना अंकित मूल्य कितना है 100 प्लस x रुपीज़ है। हमें क्या पता उसको कितना एक्स्ट्रा रखना है कि उसको 17% का प्रॉफिट भी हो जाए, हमें क्या पता। तो हमने मान लिया x ज़्यादा रखने पर उसको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर लोगे। नाउ इसके बाद आएगा आपका क्या, इसके बाद आएगा आपका इसके बाद आएगा आपका क्या, आपको क्या गिवन है, अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप देखो ध्यान से तो आपको डिस्काउंट परसेंट गिवन है 22% एंड आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है कितना 17%। तो देखिए इस प्रॉफिट परसेंट और इस सीपी के बेसिस पर हम एसपी निकाल सकते हैं आराम से, है ना। इस प्रॉफिट परसेंट और इस एज्यूम्ड सीपी के बेसिस पर हम एसपी निकाल सकते हैं। तो सिंस एसपी इक्वल्स टू क्या होता है भाई, एसपी इक्वल्स टू होता है सीपी इंटू 100 प्लस पी डिवाइडेड बाय 100, ये होता है। तो इसको आप आगे एक्सटेंड कर दो कि सीपी आपका कितना है 100 इंटू ये हो गया आपका 100 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 100 से 100 कट गया तो 117 रुपये आपका क्या आ गया, 117 रुपीज़ हो गया आपका कौन, ये हो गया आपका एसपी। क्यों हमने एसपी निकाला, क्योंकि एसपी और डिस्काउंट के बेसिस पर हम एमआरपी निकाल सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा ना तो आपको ये चीज़ें वो जल्दी रिलेट हो जाएंगी, ओके। तो नाउ नेक्स्ट लाइन आपकी क्या चली जाएगी, ये हो गया कि आपका 117 रुपये, 117 रुपये हो गया आपका कौन, एसपी। सिंस अगेन एसपी इक्वल्स टू, अभी मैंने क्या बताया था, अगर मार्क्ड प्राइस का केस हो तो 100 माइनस डी डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला आप लगा दोगे, ठीक है। तो एसपी आपने कितना निकाला 117 इक्वल्स टू एमआरपी आपका कितना है, एमआरपी आपने माना है भाई कि वो सीपी से x से ज़्यादा होगा, इनटू 100 माइनस डिस्काउंट आपको कितना गिवन है 22% डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया, ठीक। फिर एक और लाइन आपकी यहाँ पर, अभी तीनक लाइन आपकी खाली है, बोर्ड में नहीं है, शीट में होंगी, ओके। नाउ ये हो गया। अब आप यहाँ पर पक्षांतर करके क्या कर लोगे, एमआरपी निकाल लोगे, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 117 के साथ 100 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। और 22 100 में से जाएगा तो 78 आ जाएगा नीचे। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 100 प्लस x, आप इसको मैं यही लिख दे रही हूँ, तो आप इसको लिख सकते हो 100 प्लस x इक्वल्स टू 117 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 78, ये आप लिख सकते हो। तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आ जाएगा भाई, x निकल कर आ जाएगा, ठीक है, x निकल कर आ जाएगा। 13 के टेबल से काट दो। एंड एक चीज़ आप ध्यान रखना, चाहे आप प्रीलिम्स दो चाहे आप मेंस दो, आपको मैथ्स अगर कहीं पर आ रही है तो टेबल यानी कि पहाड़े आपको एटलीस्ट 20 तक याद होने चाहिए, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये 13 के टेबल से कट जाएगा, ठीक, फिर ये 3 के टेबल से कट जाएगा और फिर ये 2 के टेबल से कट जाएगा। तो कितना आ गया ये 150, और यहाँ पर क्या है ये 100, तो 100 से ये 150 क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 50, ठीक है, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका
50 रुपये। मतलब ये आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा, वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। तो भाई वस्तु का अंकित मूल्य हमने माना था 100 + x, है ना, तो उसका कितना आया, वो 50 अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो हमें किस में बताना है भाई, हमें किस में बताना है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम देखें। ठीक है, तो रुपीज़ में तो 50 रुपये अधिक होना चाहिए। ओके, अब देखो आपके सामने ऑप्शन तो है नहीं कि ऑप्शन आपको परसेंटेज में बताना है या आपको सिर्फ रुपीज़ में बताना है। तो आपको क्या कर देना है, प्रिकॉशनरी आपको दोनों बता देने हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने किस चीज़ को आंसर माना है, रुपीज़ को या परसेंटेज को, ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो या हमें ऐसे पता चलेगा कि हम दोनों बता दें। फिर आखिरी की जो लाइन होगी उसमें आप क्या करोगे, मैं यहीं पर कर दे रही हूँ, जो आपकी आखिरी की लाइन होगी उसमें आप परसेंटेज में इसको निकाल दोगे। ठीक है, परसेंटेज में आप इसको निकाल दोगे तो 50 × 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक, तो मतलब ये 50% या रुपीज़ में 50 रुपीज़ आपका क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और लास्ट की लाइन हो जाएगी आपकी आंसर की लाइन। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो 5 से 6 स्टेप आपकी मांगेंगे, ये 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से करके जाना है, ये नहीं कि कुछ लिख रहे हैं कुछ खा रहे हैं, ये नहीं करना है। ठीक, खाने के लिए आपको खाना सफिशिएंट है, लेकिन जब आप पेपर दोगे तो जो चीज़ नीडी है वो तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये क्वेश्चन है आपका कितने नंबर का भाई, ये क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का। मतलब अगर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन, तो वो आपका 11 नंबर का होगा। ठीक, मैक्सिमम मार्क्स उसमें कितने होंगे, 11 नंबर का होगा, तो थोड़ा हार्डनेस वो लेकर आएगा। स्पेस आपको सफिशिएंट मिलेगा, मतलब आपको एक पेज पूरा मिलेगा, क्वेश्चन प्रिंट है, एक पेज पूरा है और दूसरा पेज भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपके लिए स्पेस भरपूर है, उसकी चिंता नहीं करनी, इसलिए उसने नंबर भी ज़्यादा लिखा है ना। तो यहाँ पर आपका टाइम बचेगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पेपर तो है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो है नहीं, ये न्यूमेरिक क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिक क्वेश्चन में हमें लिखना कम पड़ता है, मतलब वर्ड्स में हमें लिखना कम पड़ता है, नंबर्स पे हम ज़्यादा खेलते हैं। तो लाइंस भरपूर मिलेंगी आपको, 2 पेज आपको मिलेंगे, तो मैक्स टू मैक्स आपका 1.5 पेज में आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 पेज मिला है तो 2 पेज भरना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। जो की जब चीज़ें हैं, अगर आपने वो सब कर दिया है तो वो वहीं ख़त्म है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 लाइन में 11 नंबर के क्वेश्चन को ख़त्म कर दो, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर के क्वेश्चन के लिए है। तो मैक्स टू मैक्स आपका 1.5 पेज तक आंसर आप बना लोगे यहाँ पर, है ना। देखिएगा, तो इस क्वेश्चन को पहली चीज़ तो एक, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन की लेंथ देखिए क्या है, अच्छी खासी है। 4 दुकान है भाई, 1, 2, 3 और 4, ये 4 दुकानें हैं। इन पर एक कुकर है, ठीक, कोई कुकर है, उसका जो अंकित मूल्य है वो क्या है भाई, इक्वल है या समान है। ठीक, 4 दुकान है, 1, 2, 3, 4, ये 4 दुकानों का इंडिकेशन है, और उन पर कोई कुकर है जो कि उसका अंकित मूल्य इक्वल है तीनों शॉप पर। तो कुकर के अंकित मूल्य पर जो दुकान 1 है वो 20% और 15% का क्या देती है, 2 क्रमिक डिस्काउंट प्रदान करती है या देती है। ठीक, लेकिन जो दुकान नंबर 2 है वो उसी कुकर पर जिसका अंकित मूल्य उतना ही है, 18% और 17% का डिस्काउंट देती है। जो दुकान 3 है वो क्या करती है, 25% और 10% का क्या करती है, डिस्काउंट देती है। जो दुकान नंबर 4 है वो क्या करती है, 15% और 15% और 5% के क्रमिक डिस्काउंट आपको वहाँ पर मिल रहे हैं। तो आपको ये पूछ रहा है कि कौन सी दुकान सबसे कम मूल्य पर कुकर बेच रही है। ठीक है, तो थोड़ा आपको लग सकता है कि अगर जिसको कुछ भी नहीं आता है मैथ्स का, उसको लगेगा यार ये तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट अगर इसको हम मीन करने पे जाएं तो उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि आप ना कर पाओ। ओके, आप आराम से कर लोगे। अब स्पेस आपके पास भरपूर है, तो पहली चीज़ ये कि आपका पहली जो लाइन जाएगी वो आपकी जाएगी गिवन स्टेटमेंट की। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट की आप जाएगी। अब जैसे गिवन बहुत सारा है यहाँ पर, तो आप अपने हिसाब से लाइंस को एडजस्ट कर सकते हैं या फिर सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, है ना।
तो जैसे हमारा आधा टाइम ही निकल जाएगा क्योंकि इतना सारा चीज़ें यहाँ पर गिवन है, तो वो आप अपने हिसाब से उसको लिखने का ट्राई करना। अब यही क्वेश्चन उठकर थोड़ी आएगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए रखा है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ना। देखिए, तो जब हम अपने कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, जब हम अपना कैलकुलेशन, जैसे अब आप कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे तो पहले दुकान 1 के बारे में करोगे, तो दुकान 1 का डेटा आप गिवन में लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ऐसा मत करना कि पूरा गिवन उतारने बैठ गए वहां पे, ये नहीं करना है, ठीक। तो ये चीजें थोड़ी आनी चाहिए आपको कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। नाउ दुकान 1 द्वारा दिया गया कुल डिस्काउंट आप शुरू कर सकते हो। दुकान 1 द्वारा दिया गया कुल डिस्काउंट, देखो, या कुल छूट। देखो भाई, क्या बोलने वाली थी मैं, जिस दुकान के बारे में सॉल्व कर रहे हो उस दुकान, हाँ मैं ये कह रही थी कि यहाँ पर कुकर जो है, 4 शॉप है, चारों शॉप में कुकर का MRP सेम है, लेकिन चारों दुकानदार क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आपको एक सिंगल डिस्काउंट उनका निकालना पड़ेगा, आपको सक्सेसिव डिस्काउंट्स गिवन है, सिंगल डिस्काउंट आपको निकालना पड़ेगा और उसके बेसिस पर ही आप कंपेयर कर पाओगे कि कौन सा शॉपकीपर जो है वो सबसे कम प्राइस में कुकर को बेच रहा है, ठीक है। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो अब ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि दुकान नंबर 4 भाई 3 डिस्काउंट दे रही है बैक टू बैक, तो शायद दुकान नंबर 4 ही आंसर होगा। जब आप इसका नेट डिस्काउंट निकालने जाओगे तो समटाइम्स वो कम हो जाता है, तो लिखे पे नहीं जाना है, सॉल्व करना है इसको, है ना। तो हम सबसे पहले दुकान 1 का देख लेते हैं। दुकान 1 द्वारा दिया गया कुल छूट या कुल डिस्काउंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर गिवन में दुकान 1 का डेटा, ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका। अब देखो हमें पता तो है नहीं भाई कि MRP कितना है, तो हमने मान लिया 100 रहा होगा, है ना। तो डिस्काउंट क्या कैसे निकलता है, MRP में से विक्रय मूल्य को घटाकर, राइट। तो इसके ऊपर आप एक लाइन लिख सकते हो, सिंस डिस्काउंट इक्वल्स टू MRP माइनस विक्रय मूल्य, ठीक, ये लिख सकते हो, है ना। और यहां पर आपका गिवन चला जाएगा ये। तो अब आप यहां पर उस फॉर्मूले को रखकर आगे की चीजें कर सकते हो। 100 माइनस डिस्काउंट, हम नेट डिस्काउंट परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, और एक और लाइन आपकी चली जाएगी, चलो मैं लिख ही देती हूँ उसको, क्योंकि फॉर्मूला अगर आ रहा है तो वो नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा पूरा। एंड डिस्काउंट एंड SP इक्वल्स टू MRP इंटू 100 माइनस D डिवाइडेड बाय 100, ये, ठीक, ये 2 चीजें होती हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करना शुरू, देखिए, तो फिर आप लिखोगे दुकान 1 द्वारा दिया गया कुल डिस्काउंट या कुल छूट, ठीक, इस तरीके से आप लिखोगे। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस, ठीक है। अभी जो फॉर्मूला पीछे लिखा आप उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। 100 माइनस, पहली बार उसने 20% का डिस्काउंट दिया है क्या, देखना, पहली बार उसने 20% और फिर दूसरा 15% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो यही आप लिख लो यहाँ पर 100 माइनस 20 इंटू 100 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। एक और तरीका इसको करने का कि आप क्या करो, इनका नेट डिस्काउंट निकाल लो, ठीक है। नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा के आप वो भी कर सकते हो, मतलब एक मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं दूसरा यहाँ पर शॉर्ट में बता देती हूँ कि एक और तरीका होता है कि A प्लस बी माइनस AB बाय 100, ठीक, नेट डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले इस तरीके से भी कर सकते हो, तो 2 से 1 फॉर्मूला, मतलब 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट निकल जाता है इसमें। या फिर आप इस तरीके से भी जा सकते हो कि MRP 100 में से 1 हटा के डायरेक्ट डिस्काउंट निकाल लेना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे
तो क्या आ जाएगा, फिर अगली लाइन पे क्या हो जाएगा, 100 माइनस दिस विल बी 80/100 इंटू 85/100 इंटू 100, है ना। परसेंटेज में हम डायरेक्ट यहाँ पर निकाल रहे हैं, है ना। तो 100 से 100 कट गया, तो ये कितना हो गया, इसको और काट दो 20 के टेबल से, इसको और काट दो 17 के टेबल से, ठीक। तो ये आ गया आपका 100 माइनस 68, ठीक। तो ये कितना हो गया आपका 32%। मतलब दुकान 1 द्वारा दिया गया डिस्काउंट कितना है, सिंगल डिस्काउंट हमने निकाला है, दुकान 1 द्वारा दिया गया कुल डिस्काउंट। अब ये नहीं कि आप यहाँ पर डैश डैश करके लिखने लगे, मतलब कुछ बच्चे होते हैं ऐसे ऐसे लिखने लग जाते हैं, ये नहीं लिखना है, आपको पूरी पूरी लाइन लिखनी है यहाँ पर, ओके। इस तरीके से आप जाओगे। अब इसी तरीके से आप दुकान 2 के लिए, दुकान 3 के लिए, दुकान 4 के लिए आप निकालोगे, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर करनी है जब आप दुकान किसके लिए निकालोगे, 2 के लिए। तो सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो दुकान 2 के लिए, अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, मतलब मैं सिर्फ इसको जमा दे रही हूँ, आप समझ जाना। दुकान 2 द्वारा दिया गया कुल डिस्काउंट, या इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे कि टोटल डिस्काउंट गिवन बाय शॉप 2, ओके। और फिर इसको इसी तरीके से 100 माइनस और डिस्काउंट देख लो कितना दिया है, डिस्काउंट कितना दिया है शॉप नंबर 2 ने, कहाँ गई 18 और 17% का। तो यहाँ पर 100 माइनस 18 इंटू 100 माइनस कितना था दूसरा वाला 17 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 परसेंटेज के लिए ही। तो इस तरीके से आपका कौन आ जाएगा, शॉप नंबर 2 का। और ऐसे ही आप क्या कर लोगे, शॉप नंबर 3 के लिए निकाल लोगे, ठीक। फिर ऐसे ही आप अगले स्टेप में शॉप नंबर 4 के लिए निकाल लोगे, ठीक है, सेम तरीके से। तो यहाँ पर शॉप नंबर 4 का आ जाएगा। फिर आप लास्ट में क्या करोगे, चारों को कंपेयर कर दोगे, तो आपको खुद दिख जाएगा कि कौन सी शॉप, वो शॉप नंबर 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, ठीक। इन सब के जो डिस्काउंट आपने निकाला है आप उसको कंपेयर कर लेना कि कौन सा जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा होगा, भाई वही तो आपका आंसर होगा ना। आप खुद सोचो, क्योंकि एमआरपी सभी का इक्वल है। अगर एमआरपी अलग अलग होता तो ये बिल्कुल कोई बात नहीं होती कि जिसने ज़्यादा डिस्काउंट दिया वो ही सही है, बट एमआरपी इज़ इक्वल। तो तब के केस में आपको क्या करना रहता है, तब के केस में आपको चारों डिस्काउंट से कंपेयर करना पड़ेगा, जिसका हाईएस्ट डिस्काउंट होगा वही आपका आंसर होगा। क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन ने आपसे बोला है, कहाँ गया, कि कौन सी दुकान सबसे कम मूल्य पर बेच रही है, तो वही दुकान सबसे कम मूल्य पर बेचेगी जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देगी, ठीक है। तो अब ये आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इनमें से कौन सी दुकान है, ठीक है, इनमें से कौन सी दुकान है जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दे रही है। इट क्लियरली मीन्स कि वो सबसे कम मूल्य पर कुकर बेच रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था, समझ आया। नाउ अब ये रहा आपका अगेन एक और होमवर्क क्वेश्चन। देखिए, आपने अगर नोटिस किया हो तो मैंने आपको वेरी शॉर्ट के भी कुछ कराए प्रैक्टिस, कुछ होमवर्क पे दिए। शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि 5 मार्क्स का भी कुछ प्रैक्टिस कराए, कुछ होमवर्क पे दिए। एंड वेरी लॉन्ग आंसर यानी कि 11 नंबर का अगर मैथ्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो उसका भी कराया और उसका भी होमवर्क दे रहे हो। तो इट मीन्स आपको तीनों कैटेगरी के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएगा और उनको होमवर्क भी दिया गया, ठीक है। अब आप अगर इसको एज अ प्रैक्टिस ले रहे हो, मतलब अगर आप सिंसियरली पढ़ने वाले होगे तो आप डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट करोगे, ठीक। ना समझ में आए तो भी आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि मैम क्वेश्चन नंबर डाल के कि मैम ये समझ में नहीं आया, आप अगली क्लास में उसको समझा दीजिएगा।
तो मैं समझाऊंगी। अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, तो बिल्कुल जो भी क्वेश्चन होमवर्क पे है आप उसका आंसर ज़रूर देना। ठीक, और अगर PDF इसकी चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है CSET बाय आयुषी मैम। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल। ओके, ये रहा। नाउ तो ये था आपका भाई MPPSC पेपर 3 का पार्ट B का। मैंने आज एक टॉपिक आपको कवर कराया, दैट इज़ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट अरिथमेटिक से उठा के। ठीक है, तो अगली क्लास आपकी जो होगी वो न्यू टॉपिक पर होगी। उसमें भी हम अभी अरिथमेटिक ही कंटिन्यू करेंगे, यानी कि पार्ट B ही कंटिन्यू करेंगे, और उसके भी तीनों कैटेगरी के क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ आपको होमवर्क पे देंगे। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, विच इज़ MPPSC स्टडी IQ, तो आप उसको डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, होप सो आपको आज की क्लास पसंद आई हो। ठीक, पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी को हमारे सेशन में बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना। बाय बाय।